हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम मूव आर डी कॉमा आर एस इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम देखेंगे। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है मूव आर डी कॉमा आर डी मतलब डेस्टिनेशन रजिस्टर और आर एस मतलब सोर्स रजिस्टर। तो इसका ऑपरेशन क्या होगा, सोर्स रजिस्टर से जो भी डेटा है वो डेस्टिनेशन रजिस्टर में मूव होगा। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है? नंबर ऑफ बाइट 1 बाइट, सिर्फ ऑप कोड होगा। ठीक है, सिर्फ ऑप कोड होगा। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन 1 बाइट 2 बाइट या 3 बाइट का हो सकता है। यदि इंस्ट्रक्शन में 8 बिट डेटा है इंस्ट्रक्शन में ही अगर 8 बिट डेटा ऑपरेंड की जगह अगर 8 बिट डेटा दिया हुआ है तो फिर वो 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा, एक ऑप कोड के लिए, दूसरा 8 बिट डेटा के लिए। यदि इंस्ट्रक्शन में 16 बिट एड्रेस दिया हुआ है, 16 बिट डेटा दिया हुआ है, तो वो 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा, पहला ऑप कोड और बाकी दो 16 बिट डेटा के लिए। ठीक है, 2 बाइट का डेटा हो गया प्लस 1 बाइट ऑप कोड, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर डेटा रजिस्टर टू रजिस्टर मूव हो रहा है। ठीक है, 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। नंबर ऑफ मशीन साइकिल्स, नंबर ऑफ मशीन साइकिल कितने हैं? 1 फॉर ओनली ऑप कोड। ठीक, मशीन साइकिल किसके किसके लिए होता है? ऑप कोड के लिए होता है। इमीडिएट डेटा है 8 बिट डेटा, उसके लिए होता है। 16 बिट डेटा है उसके लिए होता है। मेमोरी रीड के लिए होता है और मेमोरी राइट के लिए होता है। यहाँ पर कोई भी मेमोरी रीड या राइट नहीं हो रहा है, डेटा मेमोरी से नहीं आ रहा है, ना ही वो मेमोरी में जा रहा है, रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ ऑप कोड होगा इसमें। और ऑप कोड में कितने टी स्टेट होते हैं? ऑप कोड के लिए 4 टी स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर मशीन साइकिल हो गया 1, उस मशीन साइकिल में 4 टी स्टेट होंगे। तो अब ये टाइमिंग डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, इससे पहले थोड़ा सा स्क्वायर वेव देखते हैं। ये है हमारे स्क्वायर वेव, ये वाला आइडियल स्क्वायर वेव है और ये वाला प्रैक्टिकल स्क्वायर वेव है। तो आइडियली स्क्वायर वेव कैसा होता है, एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, तो इस एक साइकिल में जितना नेगेटिव पार्ट होगा उतना ही पॉजिटिव, मतलब जितना ड्यूरेशन के लिए नेगेटिव होगा उतने ही ड्यूरेशन के लिए पॉजिटिव हो गया। ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर वेव। ठीक है, अब आइडियल केस में क्या होता है कि 0 से जब 1 जा रहे हैं या जब 1 से 0 आ रहे हैं तो वो एक ही टाइम पे हो रहा है, मतलब उसी टाइम पे 0 है, उसी टाइम पे 1 है, कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है 0 से 1 और 1 से 0 जाने में। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है कुछ तो समय लगेगा, कुछ नैनो सेकंड में लगेगा, पिको सेकंड में लगेगा, कुछ तो समय लगेगा। ठीक, तो इसीलिए प्रैक्टिकली हम उसको दिखाने के लिए किस तरह से बनाते हैं, ये हो गया हाई, हाई से जब लो आएगा तो ये एक ट्रांजिशन होगा। इसी तरह से लो, लो से जब हाई जाएगा तो इस तरह से ट्रांजिशन होगा, एक टिल्ट होगा। ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन एकदम नहीं बनाना है। तो फिर जब हम टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे तो ये वाला प्रैक्टिकल स्क्वायर वेव इससे बनाएंगे। ठीक है, तो वापस आते हैं मूव आर डी कॉमा आर एस के टाइमिंग डायग्राम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 टी स्टेट हैं, जो इनकमिंग क्लॉक सिग्नल है उसके 4 साइकिल्स हैं। 4 साइकिल मतलब 4 टी स्टेट, T1 T2 T3 और T4। ठीक है, T1 T2 T3 और T4, और ये चारों मिला के एक मशीन साइकिल कंप्लीट करेंगे। एक मशीन साइकिल ऑप कोड के लिए ये पूरा एक मशीन साइकिल कहलाएगा। ये एक टी स्टेट हो गया, ये एक टी स्टेट, ये एक टी स्टेट, ये एक टी स्टेट। ठीक एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग मूव आर डी कॉम आर एस का। तो मान लेते हैं ये मूव आर डी कॉम आर एस हमारे मेमोरी में D000 लोकेशन पर इसका ऑप कोड स्टोर है। ठीक है, मूव आर डी कॉमा आर एस का मान लेते हैं इसका ऑप कोड 6 है। आर डी कॉमा आर एस का कोई ऑप कोड नहीं होता, आर डी की जगह में कोई रजिस्टर लिखना पड़ेगा, आर एस की जगह में कोई रजिस्टर लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं इसका ऑप कोड है 6। ठीक, तो D000 लोकेशन पर
06 होगा, जो कि मूव आर डी कॉमा आर एस का एक ऑपकोड है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये जो D000 है ये जो D000 है ये क्या कहलाता है, प्रोग्राम काउंटर। ठीक, प्रोग्राम काउंटर। और उसमें से ये 00 मतलब लोअर ऑर्डर एड्रेस है, ये D0 हायर ऑर्डर एड्रेस है। तो ये एड्रेस यहाँ पर क्या है, प्रोग्राम काउंटर भी है। एड्रेस तो है मेमोरी का, लेकिन क्योंकि ये उस प्रोग्राम जो जहाँ पर हमने प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम के लोकेशन को, ठीक है, उसको बता रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर कहलाएगा। इसमें से ये जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है, जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है इसको बोलेंगे प्रोग्राम काउंटर लोअर, और जो हायर ऑर्डर एड्रेस है इसको बोलेंगे प्रोग्राम काउंटर हायर। ठीक, तो अब आ जाते हैं टाइमिंग डायग्राम पे। 4 टी स्टेट हो गए। सबसे पहले A8 to A15। A8 to A15 मतलब हायर ऑर्डर एड्रेस लाइंस। A8 to A15 माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो प्रोसेसर 8085 में टोटल 16 एड्रेस लाइंस होते हैं। ठीक है, 16 एड्रेस लाइन होते हैं। इसका जो एड्रेस होता है, मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो 16 बिट का होता है। तो उसको 16 बिट का एड्रेस बनाने के लिए हमको 16 डिफरेंट लाइंस की ज़रूरत पड़ती है, एड्रेस लाइंस। ठीक है, इसमें से A8 to A15, A8 A9 A10 से A15 तक इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के साथ मल्टीप्लेक्स नहीं होते हैं, तो इनको कहा जाता है हायर ऑर्डर एड्रेस लाइंस। ठीक, ये जो हायर ऑर्डर एड्रेस लाइंस हैं, यहाँ पर डायग्राम में जैसा दिख रहा है, जहाँ जहाँ पर ये क्रॉस ओवर है, जहाँ जहाँ पर ये क्रॉस ओवर है, ठीक है, इसी तरह से बनाना है इसको, इसी तरह से बनाना है। जहाँ पर ये जो ट्रांजिशन वाला फेज़ है क्लॉक साइकिल का, ठीक है, क्रॉस ओवर करना है तो वहीं पे करना है। ठीक, तो ये हो गया A8 to A15। ये 3 टी स्टेट तक इस तरह से ड्रॉ कीजिए, और उसके बाद चौथा टी स्टेट अनस्पेसिफाइड होगा, चौथा टी स्टेट अनस्पेसिफाइड होगा। ठीक है, जब माइक्रो प्रोसेसर 8085 बनाए थे तब शायद उन्होंने इसको फ्यूचर के लिए छोड़ के रखा था कि फ्यूचर में और कुछ इसमें अपग्रेड करते हैं तो हम इस T4 का भी यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये अनस्पेसिफाइड ही रहा। उसके बाद इसमें अपग्रेड करने की बजाय एडवांस माइक्रो प्रोसेसर ही आ गए। ठीक है, तो ये T4 अनस्पेसिफाइड रहेगा। अब इसका क्या मतलब है, 3T स्टेट तक A8 to A15 में PCH होगा, PCH प्रोग्राम काउंटर हायर। ठीक है, तो जो प्रोग्राम काउंटर है उसका हायर ऑर्डर एड्रेस प्रोग्राम काउंटर हायर, ये 3T स्टेट तक मतलब 3 साइकिल तक A8 to A15 लाइन में रहेगा। ठीक है, उसके बाद वो हट जाएगा उस लाइन से, 3 साइकिल तक वो रहेगा। ठीक, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया है मूव आर डी कॉम आर एस का, उसका प्रोग्राम काउंटर क्या है D000। तो D0 हो गया इसका हायर ऑर्डर एड्रेस। ठीक है, या प्रोग्राम काउंटर हायर का वैल्यू। तो D0 यहाँ पर आ जाएगा। D0 जरूरी नहीं कि D0 ही आएगा, प्रोग्राम काउंटर हायर तो आएगा ही, ये लिखना है आपको। ये एग्जाम्पल के लिए है D0। ठीक, इस केस में D0 हो गया। आगे बढ़ते हैं AD0 to AD7 और ALE। तो AD0 to AD7 क्या है, इसमें लोअर ऑर्डर एड्रेस AD0 to AD7 मतलब इसमें A0 to A7 भी है और D0 to D7 भी है। A0 to A7 में एड्रेस होगा लोअर ऑर्डर एड्रेस, और D0 to D7 में क्या होगा, डेटा होगा। ठीक है, तो इसी समय पर जो T1 है उसी टाइम पर A8 to A15 में भी हायर ऑर्डर एड्रेस था, और जो T1 है T1 के लिए T1 में प्रोग्राम काउंटर लोअर का वैल्यू होगा 1 क्लॉक साइकिल तक। ठीक, फर्स्ट T स्टेट में PCL होगा, प्रोग्राम काउंटर लोअर का वैल्यू।
इस एग्जांपल में यहाँ पर जो एग्जांपल लिया हमने उसमें प्रोग्राम काउंटर लोअर क्या है 0 0, तो ये 0 0 आ गया। ठीक है, अब AD0 टू AD7 है तो AD0 एक ही पिन है, AD7 भी एक ही पिन है, लेकिन उसमें AD7 मतलब A7 भी है D7 भी है। तो इस तरह से एड्रेस और डेटा को अलग करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ALE का। ALE हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो ALE जब AD0 टू AD7 में हमको एड्रेस को लैच करना है तब उस टाइम पे ALE हाई होगा, कुछ समय के लिए हाई होगा और वो लैच हो जाएगा। मतलब अब यहाँ से जो जा रहा है, जो भी बिट्स जा रहे हैं वो क्या है, एड्रेस है, लोअर ऑर्डर एड्रेस। ठीक है, तो ALE यहाँ पर हाई हुआ, ALE हाई हुआ तो AD0 टू AD7 में एड्रेस लैच हो गया। अब माइक्रो प्रोसेसर को हायर ऑर्डर एड्रेस यहाँ से मिल गया D0, लोअर ऑर्डर एड्रेस यहाँ से मिल गया 0 0। ठीक है, अब उस एड्रेस पे पहुँच गए। अब उस एड्रेस पे क्या लिखा हुआ है, क्या है उस एड्रेस पे, ऑप कोड है मूव RD RS का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे हमने 06 लिया था तो 06 मिलेगा यहाँ से। तो जैसे ही T2 और T3 के बीच में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक AD0 टू AD7 में अब डेटा जाएगा। ठीक, कौन सा डेटा, अभी ये नॉर्मल डेटा नहीं है, अभी ये ऑप कोड है, लेकिन है तो एक डेटा ही, उस मेमोरी लोकेशन में रखा हुआ है, मतलब है ये एक डेटा ही, लेकिन ऑप कोड है या फिर कुछ दूसरा डेटा है ये बाद में देखेंगे। ये माइक्रो प्रोसेसर कैसे समझता है, स्टेटस सिग्नल से। ठीक है, स्टेटस सिग्नल भी मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये हो गया ऑप कोड। ठीक, ALE का काम क्या है, सिर्फ जब तक लोअर ऑर्डर एड्रेस को लैच करना है उसी टाइम पर ये हाई होगा, उसके बाद ये लो रहेगा, उसके बाद इसका काम ख़त्म। जब फिर से अगला लोअर ऑर्डर एड्रेस को लैच करना होगा AD0 टू AD7 में तो फिर ये हाई होगा, उसके बाद लो रहेगा। ठीक, अब ऑपकोड है, ऑपकोड को रीड करना है, ऑपकोड को रीड करना है तो रीड बार, ये 0 हो गया, इसका ये 1 हो गया, तो 0 से 1 ट्रांजिशन फेज, इसके बाद ये 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक, क्योंकि अभी इसको रीड नहीं करना है, रीड कहाँ पर करना है, जब AD0 टू AD7 में ऑपकोड आएगा। ठीक, जब डेटा बस में ऑपकोड आएगा तब इसको रीड करना है। तो जैसे ही ऑपकोड आया RD बार हो गया लो, RD बार हो गया लो, और जैसे ही ये रीड करना इसका कंप्लीट हुआ RD बार फिर से हाई हो गया। ठीक, तो ऑपकोड को यहाँ से रीड किया, रीड बार लो हुआ तो ऑपकोड अब माइक्रो प्रोसेसर रीड कर लिया, इसके बाद फिर से RD बार हाई हो गया। कुछ राइट करना है यहाँ पर मेमोरी में, नहीं करना है, कुछ राइट नहीं करना है तो राइट बार WR बार हाई रहेगा। ठीक, ये 0 ये 1 तो हाई रहेगा। इसी तरह से ये जो इंस्ट्रक्शन है ये मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है। अभी तक हमने जितना भी इंस्ट्रक्शन पढ़ा है वो सभी मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इनपुट आउटपुट कोई भी डिवाइस हमने ऐड करके इनपुट आउटपुट डिवाइस से कुछ भी डेटा ट्रांसफ़र करने वाला अभी तक इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा है, उसके लिए इन और आउट है जो इनपुट आउटपुट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है। बाकी सभी इंस्ट्रक्शन मेमोरी रिलेटेड है। तो मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 0, तो मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन है तो IO/M बार क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, M बार मतलब मेमोरी में, मेमोरी के लिए लो, इनपुट आउटपुट के लिए हाई, तो मेमोरी रिलेटेड है ये रहेगा लो। ठीक, अब यहाँ पर ये जो रीड हुआ है यहाँ पर ये ऑपकोड को रीड कर रहा है या फिर कुछ दूसरा डेटा है, ये कैसे पता चलेगा, स्टेटस सिग्नल से। तो स्टेटस सिग्नल ऑपकोड के लिए क्या होता है, S0 इक्वल टू 1, S1 इक्वल टू भी 1, दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा। इस तरह से आप डायग्राम बना लेंगे और S0 और S1 दोनों को 1 रखेंगे ऑपकोड के लिए, ये दोनों 1 मतलब ये जो रीड हुआ है ये ऑपकोड था। ठीक है, तो टाइमिंग डायग्राम मूव RD RS का क्लियर हो गया होगा। पहले 3 T स्टेट तक 8 to 15 में हायर ऑर्डर एड्रेस रहेगा, फिर पहले T स्टेट में AD0 टू AD7 में लोअर ऑर्डर एड्रेस रहेगा, ALE से
वो एड्रेस लैच होगा। जैसे ही लैच हो गया, माइक्रो प्रोसेसर को कंप्लीट एड्रेस मिल गया D000। अब वहाँ से जो भी डेटा है उसको रीड करना है। ये उसने रीड किया, उस टाइम पे रीड बार लो हुआ, तब इसने रीड कर लिया। और ये डेटा एक ऑपकोड है, ये बताने के लिए S0 और S1 दोनों हाई हो गए। ठीक है, तो टेक अ ब्रेक और ये टाइमिंग डायग्राम अच्छे से इसको बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम देखते हैं। हमारा अगला इंस्ट्रक्शन है MVIR डेटा। ठीक, MVIR डेटा। अब यहाँ पर इमीडिएट डेटा भी आ गया। तो ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का होगा? एक होगा MVIR डेटा का ऑपकोड, और दूसरा इस डेटा, ये जो डेटा है ये खुद 1 बाइट का डेटा है, तो टोटल 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक, ऑपरेशन क्या है इसका? मूव इमीडिएटली डेटा टू रजिस्टर। मूव इमीडिएटली डेटा टू रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर? यहाँ पर जो भी रजिस्टर हम लिखेंगे, ABCDEHL, कोई भी रजिस्टर हो सकता है। ठीक है, 8 बिट रजिस्टर। ठीक, तो नंबर ऑफ बाइट 2, ऑपरेशन मूव इमीडिएटली डेटा टू रजिस्टर। मशीन साइकिल कितने होंगे इसमें? 2 मशीन साइकिल। 2 मशीन साइकिल, पहला मशीन साइकिल ऑपकोड का होगा, दूसरा 8 बिट डेटा का होगा। ठीक, वो जो 5 पॉइंट हमने लिखा था वहाँ से देखिए कि इसमें और कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ऑपकोड है, डेटा 8 बिट का है, 16 बिट का नहीं है। ठीक, कोई मेमोरी रीड या राइट नहीं हो रहा है। ठीक, मेमोरी रीड राइट, जब डेटा इंस्ट्रक्शन में इमीडिएटली मिल जाता है तो उसको हम मेमोरी रीड या राइट नहीं कहते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो सब चीज़ सभी डेटा मेमोरी से ही रीड कर रहे हैं, लेकिन इसको हम मेमोरी रीड या राइट नहीं कहते हैं। उसके लिए अगर हमें इंस्ट्रक्शन में कोई एड्रेस दिया हुआ है और उस एड्रेस से इनडायरेक्टली, फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक, अगर एड्रेस HL पेयर में है तो वहाँ से एड्रेस लेके अगर हम डेटा रीड कर रहे हैं, या फिर एड्रेस इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है जैसे कि LDA के केस में होता है। ठीक, तो उस केस में जब मेमोरी रीड करते हैं तो वो मेमोरी रीड कहलाता है। ये इंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है ये डेटा। तो यहाँ पर ये मेमोरी रीड के लिए अलग से कोई मशीन साइकिल नहीं होगा। ठीक है, अलग से इसके लिए कोई भी मशीन साइकिल नहीं होगा। तो ये 8 बिट डेटा के लिए एक मशीन साइकिल हो गया। टोटल 2 मशीन साइकिल। ऑपकोड के लिए 4T स्टेट और डेटा के लिए 3D स्टेट, टोटल 7T स्टेट होंगे इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं MVIB 15H। यहाँ रजिस्टर की जगह B आ गया, डेटा की जगह 15H। इसका ऑपरेशन क्या होगा? 15H डेटा को रजिस्टर B में मूव करना। ठीक है, 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, मतलब मेमोरी में 2 लोकेशन चाहिए इसको स्टोर करने के लिए। तो सबसे पहले आएगा इसका ऑपकोड 06। ये 06 इसका एक्चुअल ऑपकोड होता है, आप ऑपकोड के लिस्ट से देख सकते हैं। MVIB डेटा का ऑपकोड होता है 06। ठीक है, तो पहले आ गया 06 C000 लोकेशन पे, और जस्ट उसके अगले लोकेशन C001 पे जो हमारा 8 बिट डेटा है 15H, ये आ जाएगा। तो C000 और C001 ये 2 लोकेशन पे हमारा ये इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा। ठीक, पहले ऑपकोड और अगले लोकेशन पे डेटा। तो टोटल 70 स्टेट होंगे, यहाँ देख सकते हैं। T1 से लेकर T7 तक, इसमें T1 से लेकर T4 तक, T1 से लेकर T4 तक ये ऑपकोड का हो गया। ठीक है, ये ऑपकोड का हो गया। ये मशीन साइकिल 1 हो गया, M1। इसके बाद T5 से लेकर T7 तक ये मशीन साइकिल 2 हो गया, M2। ठीक है, 8 बिट डेटा के लिए हो गया, और ये हो गया ऑपकोड के लिए। तो एक एक करके देखना है एक एक मशीन साइकिल का।
पहले ऑप कोड का देखते हैं। ऑप कोड का बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इससे पहले जो हमने इंस्ट्रक्शन मूव आर डी कॉमा आर एस के लिए जो टाइमिंग डायग्राम बनाया था, एज इट इज़ सेम है, पूरा पूरा उसको कॉपी करना है। T1 से लेकर T4 तक ये पूरा सेम होगा, ठीक है। अभी मैं बता चुका हूँ तो फिर बताने की ज़रूरत नहीं है। A to A15 में PCH, AD0 to AD7 फर्स्ट टी स्टेट तक PCL जहाँ पर आ रहा है ALE हाई होगा। फिर AD0 to AD7 में ऑप कोड आएगा, ऑप कोड को रीड करने के लिए RD बार 0 होगा और राइट बार 1 ही रहेगा। मेमोरी रिलेटेड है, IO/M बार 0 होगा। ऑप कोड रीड कर रहे हैं इसलिए S0 और S1 दोनों 1 होंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, T4 होगा अनस्पेसिफाइड, ठीक। अब यहाँ तक T4 तक माइक्रो प्रोसेसर ने ऑप कोड फैच कर लिया है। इसको अब ये पता चल गया है कि कुछ डेटा है, उस डेटा को रजिस्टर बी में मूव करना है, ठीक है। कुछ डेटा है, उस डेटा को रजिस्टर बी में मूव करना है। क्या डेटा है ये अभी इसको पता नहीं चला है, ठीक। क्योंकि MVI बी कॉमा डेटा का ऑप कोड होता है 06, B,15 का ऑप कोड 6 नहीं होता है, वो डेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो डेटा क्या है वो अभी पता नहीं चला है, वो कब पता चलेगा, वो पता चलेगा नेक्स्ट मशीन साइकिल में T5 to T7 में, ठीक है। तो T5 to T7 में फिर से A8 to A15 में PCH आ जाएगा, प्रोग्राम काउंटर हायर, और AD0 to AD7 में पहले टी स्टेट तक, इस मशीन साइकिल के लिए, सेकेंड वाले मशीन साइकिल के लिए पहला टी स्टेट हो गया T5, ठीक। तो T5 में PCL और T5 से T7 तक PCH। तो ऑपकोड के लिए था प्रोग्राम काउंटर C000, इसलिए यहाँ पर PCH में आया C0 और PCL में आया 00। 8 बिट डेटा के लिए हो गया C001, तो यहाँ PCH में आएगा C0, PCL में आएगा 01, ठीक है। उसके बाद पहले ऑपकोड रीड हुआ था 06, अब क्या आ रहा है PCL के बाद डेटा, कौन सा डेटा 15 इस एग्जांपल में, तो ये 15 डेटा यहाँ पर आ गया, ठीक है। ALE यहाँ पर फिर से हाई हुआ PCL पे, उसके बाद फिर से ये लो हो गया, ठीक है। रीड बार जहाँ पर डेटा आ रहा है वहाँ पर लो होगा, उसके बाद फिर ये हाई हो जाएगा। लो होगा मतलब डेटा रीड करेंगे, ठीक। पहले रीड बार जब लो हुआ था तब ऑपकोड रीड किया, अब उसके बाद कौन सा डेटा है जिसको हमें मूव कराना है रजिस्टर बी में, उस डेटा को रीड करेंगे, ठीक है। वो डेटा अभी D0 to D7 पे अवेलेबल है। जब PCL था तब ये PCL मतलब ये 01, ये 01 A0 to A7 में अवेलेबल था, और ये जो डेटा है 15 ये D0 to D7 में अवेलेबल है, ठीक है। तो वहाँ से रीड कर लेंगे। राइट कुछ कर नहीं रहे हैं, राइट बार हाई रहेगा, IO/M बार मेमोरी रिलेटेड है, हमेशा लो रहेगा। अब यहाँ पर जो डेटा है 15 ये ऑपकोड नहीं है, ये अब नॉर्मल डेटा है, ठीक। यहाँ नॉर्मल और स्पेशल का मतलब है कि मैं ऑपकोड को स्पेशल डेटा बोल रहा हूँ, ठीक है। वो फिक्स रहते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए, और बाकी ये नॉर्मल डेटा है। तो ये जो डेटा है ये ऑपकोड नहीं है, इसके लिए क्या है, टेबल आपने स्टेटस सिग्नल वाला देखा था, तो S1 यहाँ पर हो जाएगा 1, S1 हो जाएगा 1 और S0 हो जाएगा 0, S1 हो जाएगा 1 और S0 हो जाएगा 0, ठीक। रीड के लिए, ऑपकोड के लिए, ऑपकोड फैच के लिए दोनों 1 था, यहाँ पर S0 1 और S1 1 और S0 0। तो ये था हमारा MVI R, डेटा के लिए टाइमिंग डायग्राम। नोट कर लीजिए इसको वीडियो पॉज करके। ओके, थैंक यू।